हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इसके दो मेथड होते हैं। बुक के अंदर जो मेथड दे रखा है वो बहुत लॉन्ग मेथड है, जिसके अंदर आपको हाफ सेल रिएक्शन सॉल्व करनी पड़ती है। पहले आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन सॉल्व करें, फिर आप रिडक्शन रिएक्शन सॉल्व करें, दोनों को कंबाइन करके उसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। दूसरा, उसमें चांसेस रहते हैं गलती होने के। अगर आपका एक भी कॉन्सेप्ट वीक रहता है, आप इलेक्ट्रॉन इजीली बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर या फिर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। तो अगर वो सब चीजें नहीं आती है तो डेफिनेटली आपका जो बैलेंसिंग इक्वेशन आएगी वो गलत रहेगी, राइट। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। हम जब जैसे ही कोई एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना, तो हम लोग कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर ही कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। आज इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल सा मेथड, जिस मेथड को यूज करके आप लोग विद इन 30 सेकंड आप किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, आप लोग 30 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व कर सकते हो और कभी भी वो मेथड गलत नहीं होगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक रहती है। आओ आज हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम लोग एक सिंपल तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वीडियो को देखें, है ना, और कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगा, लॉन्ग मेथड तो आप लोगों को आता ही होगा। अगर नहीं आता है लॉन्ग मेथड, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए लॉन्ग मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि हमें लॉन्ग मेथड भी चाहिए, कि किस तरीके से हम लॉन्ग मेथड को यूज करके रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले तो हमें एक रेडॉक्स रिएक्शन चाहिए होती है। तो हम सिंपली एक कोई रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम लोग NO2 की रिएक्शन करवा लेते हैं O2 के साथ। NO2 की रिएक्शन नहीं करवाते हैं हम लोग, NH3 करवाते हैं। NO2 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो देखो, NH3 की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो ये बनाएगा हमारे पास में NO प्लस साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास में। ये रिएक्शन जो है वो हमें दे रखी है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो, इस वीडियो से पहले मैंने दो वीडियो सेपरेट अलग बना रखे थे। एक तो एन फैक्टर कैलकुलेट करना और एक बताया था मैंने ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करना। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए इस मेथड को यूज करने से पहले। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए इस मेथड को यूज करने से पहले। ये दोनों के दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज आएंगे। अगर आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना आता है तो आप चुटकी बजा करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं, आंसर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको एन फैक्टर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आप जाकर के वीडियो देखें। डेफिनेटली आप लोग बहुत आसान तरीके से एन फैक्टर निकालना सीख जाएंगे। इससे आसान तरीका कहीं नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, +2 आएगा। चलो, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो -2 आएगा। अब बहुत सिंपल है, अब आप इसका एन फैक्टर निकाल लो। एन फैक्टर निकालते ही देखो, पहले तो आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज हमेशा क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल के लिए होता है। फिर आप एन फैक्टर जितने मॉलिक्यूल्स आपके पास में मल्टीप्लाई कर दो उस चेंज को, आपके पास में एन फैक्टर आ जाएगा। देखें ध्यान से, हमारे पास में नाइट्रोजन यहाँ 1 है, तो देखो चेंज कितना हो रहा है। मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ चेंज कैसे होगा। ये मैंने एन फैक्टर में बता रखा था, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे -3 से +2 जा रहा है, चेंज आएगा 5 का। अब यहाँ पे एक ही हमारे पास में नाइट्रोजन, जो चेंज आएगा वही हमारे पास में एन फैक्टर हो जाएगा। तो बताओ एन फैक्टर कितना, 5। बिल्कुल सही हो आप लोग। मेथड जो होता है, मैंने आपको मेथड तो बताया ही नहीं, मैं सीधा करने की ट्राई कर रहा हूँ। चलो मैं आपको मेथड बताता हूँ। मेथड का जो नाम है, उस मेथड का नाम है ITUS मेथड। वैसे बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ITUS मेथड जो है वो हम ये बोल सकते हैं, ये एक जुगाड़ मेथड है। ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम साइंटिस्ट मतलब साइंटिफिक टर्म्स के अंदर नहीं दे सकते। ITUS मेथड का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ITUS। ITUS का मतलब क्या होता है,
आई का मतलब होता है इसकी, इसको हिंदी में लिखूंगा मैं, ठीक है, इसकी टोपी। हाँ तो आपको पता चल गया होगा, इसकी टोपी उसके सिर, उसके सिर, इसकी टोपी उसके सिर। मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपको नाइट्रोजन की टोपी किसके ऊपर लगा देनी है, ऑक्सीजन के ऊपर लगा देनी। इस रिएक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं। तो जब आपके पास में रेडॉक्स रिएक्शन आती है, तो एक रिएक्टेंट और दूसरे रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट की टोपी उठा करके दूसरे रिएक्टेंट पर डाल दो, दूसरे की उठा करके पहले पर डाल दो, बस रिएक्शन सॉल्व होगी। नहीं समझ में आया, समझाते हैं। टोपी का मतलब होता है एन फैक्टर। क्या होता है टोपी का मतलब, टोपी इज इक्वल टू एन फैक्टर। टोपी की क्या होती है, टोपी एन फैक्टर होता है। अब आप समझ गए, पहले रिएक्टेंट में आप लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करो, दूसरे रिएक्टेंट में आप एन फैक्टर कैलकुलेट करो। इसकी जो टोपी आएगी वो आप यहाँ पे चिपका देना, फिर सेकंड रिएक्टेंट की जो टोपी आएगी वो आप यहाँ पे चिपका देना। जैसे ही टोपी आप चिपकाओगे, फिर आपको तो जो नॉर्मल बैलेंसिंग इक्वेशन होती है ना, वही मेथड यूज करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं। आपको तो एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसका एन फैक्टर कितना आया, 5, मतलब इसकी टोपी क्या है, इसकी टोपी 5 है। हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर 5 लगा देते हैं। दूसरा देखो कि यहाँ पे इसका चेंज कितना आएगा, इसका जो चेंज हमारे पास में आएगा वो भी हम निकाल लेते हैं। देखो 0 से -2 जा रहा है, तो चेंज आएगा हमारे पास में 2 का, कितना आएगा, चेंज 2 आएगा। यहाँ पे देखो ध्यान देना, 2 ऑक्सीजन है, एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर आएगा 2 × 2 = 4। एन फैक्टर कितना आएगा, 4 आएगा। इसका एन फैक्टर 4 आया, मतलब इसकी टोपी कितनी है, 4। चलो इसकी टोपी 4 है, इसके आगे लगा देते हैं। बस अब ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली बैलेंसिंग इक्वेशन जैसे आप लोग 9th 10th में सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, बताएं क्या करें, बिल्कुल सही 4 कर देंगे। फिर ऑक्सीजन को देख लो आप लोग, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है, जबकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 4 है ना। भावना में मत बह जाना आप लोग, सीधा यहाँ पे मत चेक कर लेना, ऑक्सीजन तो यहाँ पे 1 ही। इसलिए थोड़ा इसमें आपको इसमें दिक्कत ये आती है कि यहाँ तक तो सॉल्व हो जाता है, फिर यहाँ पे लोग क्या है भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक, और गलत हो जाता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं करते कि ऑक्सीजन टोटल है कितनी, ठीक, तो ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 है, मतलब तो टोटल 4 हो गए। तो आपको यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे बताओ, यहाँ पे मैं 6 कर दूं तो देखो 6 + 4 = 10 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 4 × 3 कितने हैं, हाइड्रोजन 12 हो गए, 4 × 3 करते हैं तो 12 होते हैं, 6 × 2 करते हैं तो कितना होता है, 12 होता है। रिएक्शन बैलेंस होगी। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए पहले आपको ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना पड़ता, मतलब ऑक्सीडेशन पता करना पड़ता कि ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है। ये दोनों फाइंड आउट करो, दोनों को बैलेंस करो, दोनों को इक्वल करो, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर ऐड करो, H+ ऐड करो, H+ को रिमूव करो, फिर चार्ज बैलेंस करो, चार्ज अगर ढंग से बैलेंस हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वापस से आपको करना पड़ेगा। इतना पूरा का पूरा मेथड यूज करने की बजाय आप लोग इस टोपी मेथड को यूज करो, ये कभी भी आपको आंसर गलत नहीं देगा। बस इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको एन फैक्टर करेक्ट कैलकुलेट करना है। एन फैक्टर अगर आप गलत कैलकुलेट करोगे तो आपको आपकी भी टोपी उड़ सकती है ना। एन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए, दूसरा एन फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद में आपको प्रोडक्ट साइड ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। पहले मेन एटम्स को आप लोग बैलेंस करने की ट्राई करो, पहले ही स्टार्टिंग में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस ना करें। लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं, सोचते हैं कि इनको बैलेंस करेंगे तो मेन एटम बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, उनके चक्कर में पूरी रिएक्शन खराब हो जाती है। वो तो क्या होते हैं, मेन अगर आप मेन एलिमेंट को, मेन एटम को बैलेंस करोगे तो वो चेंज होते रहते हैं। इसीलिए हम उन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसीलिए लास्ट में हम बैलेंस करते हैं, ताकि लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम देख करके उसको बैलेंस करते हैं। पहले हमेशा हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, मेन एटम को बैलेंस करने की प्रायोरिटी होगी, राइट। इस तरीके से बस यही सिंपल सा मेथड है। अब भले कितनी ही हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए, हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये कोई थ्योरेटिकल मेथड नहीं है ना, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं कि ये लिखो, ये पॉइंट ध्यान रखना। आप ये तो पूरा प्रैक्टिकल मेथड है। आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे एन फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की और इस मेथड को अप्लाई करने की, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इस मेथड को यूज करना और इस मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना, राइट।
कॉपी करो, ठीक है, इस रिएक्शन को कॉपी करें। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में। हम लोग देखते हैं दूसरी इक्वेशन जो है वो हम लोग किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसको लॉन्ग मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो, यही आएगा। अच्छा एक चीज, लॉन्ग मेथड में तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, बट हम इसमें तो कोई भी चार्ज बैलेंस नहीं करते। तो इसमें क्या होता है, चार्ज वार्ज सब बैलेंस होता है, इसीलिए तो हम लोग इसको जुगाड़ मेथड बोलते हैं। हमें ज्यादा इसमें काम नहीं करना पड़ता, हम थोड़े से टाइम में क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करो, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए आईटीएस मेथड हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो हम देखते हैं। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इस रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करना चाहते हो तो खुद से ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अभी तक नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग मैं करवा रहा हूँ, आप लोग फिर से देखें, फिर से समझने की कोशिश करें, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको दूं उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए Fe2O3 प्लस VO आपको दे रखा है और FeO प्लस V2O5 बना रहा है। आपको इन कंपाउंड से कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, देखा ध्यान से, प्लस का 3 आएगा, इसका प्लस का 2 आएगा, इसमें प्लस का 2 आएगा, और इसके अंदर आएगा आपका वेनेडियम का ये 2 है, तो ये हो गया कितना बताओ, इसका प्लस का 5 आएगा, ठीक है। अब देखो मैं हवा में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ, तो ये तो मेरी प्रैक्टिस है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा ना। आप लोग वीडियो देखो और मेरी तरह से आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ये प्लस का 5 आ गया। अब बस आपको चेंज निकालना है और कुछ नहीं निकालना। बताएं Fe का चेंज कितना आएगा, चेंज आएगा 1 का, क्योंकि प्लस 3 से प्लस 2 जा रहा है। बताओ n फैक्टर कितना आएगा, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 है, तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 2, मतलब Fe का n फैक्टर कितना आ गया 2, मतलब इसकी टोपी कितनी है। यहाँ पे आप लोग निकालो चेंज कितना आएगा, चेंज आएगा यहाँ पे देखो प्लस 2 से प्लस 5 जा रहा है, तो प्लस 2 से प्लस 5 जाएगा, तो बताओ कितना आएगा, 3 का चेंज आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो हम लोग तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो हमें यहाँ से 2 से कोई मतलब नहीं। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे होते तो हमें 2 से यहाँ पे मतलब होता, लेकिन हम तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, ये VO से किस में कन्वर्ट हो रहा है, V2O5 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो इसका चेंज भी 3 आएगा और n फैक्टर भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो बस एक दूसरे के ऊपर लगा दो, इसके आगे 2 लगेगा, इसके आगे 3 लगेगा। क्या रिएक्शन बैलेंस हुई है, नहीं हुई है। यहाँ पे कितना है 6, तो इसके आगे भी हम लोग 6 लगा देते हैं। अब देखो ऑक्सीजन चेक करो, है ना, वापस हम लोगों को भावना में नहीं करना, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 इंटू 3 9 और 2 कितने हो गए 11, है ना, सही है ना। हाँ आप लोग चेक कर लेना इसको। यहाँ पे कितने हो गए 6 प्लस 5 कितने होते हैं 11। आई बात सुनो, ऑक्सीजन सब बैलेंस है, हो गया एकदम सिंपल सा। नहीं तो आप सोचो कितना आपको बड़ा सा मेथड यूज करना पड़ता रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, है ना। तो बहुत सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए रिएक्शन बैलेंस करना। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी रिएक्शन बैलेंस करने में, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने में, अगर आप लोग आईटीएस को अच्छे से सीख गए हो तो, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, है ना, अच्छे से। फिर हम लोग कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के रिएक्शन देखते हैं, जो बड़ी बड़ी रिएक्शन आपको दी जाती है उनको भी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि क्या उन रिएक्शन को हम लोग आईटीएस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। आप इसको कॉपी करो, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब हमारे पास में एक बहुत बड़ी सी रिएक्शन है। अभी जो हम लोगों ने 2 रिएक्शन देखी थी उसमें तो सिर्फ 2 ही रिएक्टेंट थे, अब हमारे पास में 3 रिएक्टेंट आ गए। तब हम किसकी टॉपिक इसके ऊपर लगाए, हम इसके, है ना, क्योंकि 3 लोग आ गए, 2 लोग होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरी उठा के आपके ऊपर लगा दी और आपकी उठा के मेरे ऊपर लगा दी। लेकिन जब तीसरा पर्सन आ जाता है तो कैसे हम लोग एक्सचेंज करेंगे वो हम देखते हैं ना। तो यहाँ पे 3 लोग आ गए, अब हम 3 लोगों के अंदर कैसे टॉपिक एक्सचेंज करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखना, जब भी इस टाइप से ज्यादा रिएक्टेंट दे दे, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करना चाहता है कि आप लोग सिंपल मेथड की तरफ जाए नहीं, ठीक है, आप लोग उस तरफ सोचे नहीं। लेकिन बहुत सिंपल है इन रिएक्शन को भी सॉल्व करना। कैसे, आप लोग तो सिर्फ क्या कर लो, चेंज कैलकुलेट कर लो। देखो अगर चेंज होगा तभी n फैक्टर निकलेगा, अगर चेंज नहीं होगा कुछ भी, मतलब सेम ऑक्सीडेशन नंबर है। सपोज करके देखो कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और इधर भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब ना तो उस ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही नहीं हो रहा, ना तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है ना ही ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होगा,
ना तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही उसका रिडक्शन हो रहा है, तो फिर हम वहाँ पर उसको बैलेंस करने के लिए एन फैक्टर भी नहीं लिखेंगे। सारी बात समझ देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे -8, उधर जाकर के आएगा +8, फिर -1, उधर जाकर के आएगा +1, सॉरी +1, उधर जाकर -1, ये आएगा +1। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोगों को से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखें ऑक्सीडेशन नंबर और एन फैक्टर का, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, ये रिक्वायरमेंट है एन फैक्टर और ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको सॉल्व करनी है तो, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आएगा लगभग +6 आएगा। आप लोग चेक कर सकते हो, ये -8 आएगा, ये +2 आएगा, -8 उधर जाकर के, हाँ ठीक है, सॉरी एक सेकंड, +6 आएगा, माइनस का ये +3 आएगा, ये कितना आएगा +3 आएगा, यहाँ पे आएगा +6, यहाँ पे भी आएगा +6, यहाँ पे Mn जो आएगा वो +2 आएगा, SO4 -2 आएगा। कार्बन का आप देखोगे तो ये कार्बन का कितना आएगा, कार्बन का +4 आएगा, ठीक है। हाँ बस हो गया। अब हम लोग इनसे कर सकते हैं। देखो सल्फर का तो चेंज ही नहीं हो रहा, +6 से +6 ही है ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी टोपी हम लोग नहीं लिखेंगे, हमें तो इन दोनों की टोपी से मतलब। चेंज कैलकुलेट कर लो, Mn जो है वो Mn +7 से कितना जा रहा है, +2 जा रहा है, तो देखो चेंज कितना आएगा, चेंज आया हमारे पास में 5 का, एन फैक्टर भी कितना होगा 5, क्योंकि Mn यहाँ पे कितना 1 है ना, तो 5 ही आएगा, मतलब यहाँ पे एन फैक्टर 5 आ गया। यहाँ पे चेंज निकालो आप लोग, देखिए +3 से कितना जा रहा है, +4 जा रहा है, तो चेंज कितना आएगा 1 का, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितना है 2, तो एन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा। बस सिंपल सा हो गया, ये इसके ऊपर लगा दो, ये इसके ऊपर लगा दो, तो ये आएगा 2 5। उसके बाद में आपको क्या करना है, देख लो यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ पे भी पोटेशियम 2 है, यहाँ पे Mn कितना है 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दो आप लोग। फिर यहाँ पे आप लोग देखो कि कार्बन कितने हो गए, देखो कार्बन हमारे पास में हो गए 2 × 5 10, तो मैं यहाँ पे कार्बन कितने लगा देता हूँ, 10 लगा देता हूँ। आप लोग सल्फर को चेक करें तो सल्फर यहाँ पे कितने हो गए, देखो सल्फर हो गया यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे हो गया 3, है ना, तो आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन को देख लो आप पहले, है ना, यहाँ पे SO4 एक है और यहाँ पे आप K2SO4 हो गया पूरा का पूरा, इसमें सही। और यहाँ पे आप लोग H2, है ना, तो ये हो गया हमारे पास में ऑक्सीजन कितना है 8, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे 20 ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3SO4 है, तो यहाँ पे 3 लगा दिया हम लोगों ने, और H यहाँ पे आ जाएगी 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बैलेंस कर सकते हो। बाकी जो है पूरा का पूरा आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कितने रिएक्टेंट की साइड है और कितने प्रोडक्ट की साइड है। ITUs लगने के बाद में आपका 90% काम खत्म हो जाता है, सिर्फ 10% काम बचता है, जो कि हम लोग नॉर्मल रिडक्स रिएक्शन को, नॉर्मल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, बस वही रहता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखें, मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा कुछ इक्वेशंस को, कि अगर हमारे पास में जब रिडक्स को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे पास में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाते हैं जो कि किसी नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा होता है तो आप लोग उस नंबर से डिवाइड करके उनको सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में कन्वर्ट कर लें, जिससे कि क्या होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शंस के अंदर जो हम बैलेंस करते हैं वो तो नहीं आता, वो उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल रेशियो के अंदर कन्वर्ट करके देता है ना। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो बैलेंस किया, हमारा तो ये आंसर है, हम मेथड से यूज कर रहे हैं, जो शॉर्ट मेथड है हम उससे यूज कर रहे हैं, बट फिर भी आंसर गलत कैसा है, तो वो गलत आंसर नहीं हो रहा होता। आप लोग चेक करो, जैसे इसको तो आप किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 3 आ जाएगा बीच में, तो कुछ रिएक्शंस में ऐसा आएगा कि ऐसे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अरेंजमेंट बन जाते हैं जिसको हम लोग एक नंबर से डिवाइड करके उनको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग उनको ध्यान रखें। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको इस वीडियो को, जैसे हम लोग एंड अप कर देंगे पूरा का पूरा, तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दूंगा जो कि आप खुद से ट्राई करना, फिर मेरे को बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों ने सही करें हैं या फिर गलत करें। तो आप इसको नोट करें, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के बारे में। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के बारे में। ये जो टाइप की रिएक्शन है, ये सारे के सारे केस मैंने इनफैक्टर में करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं सीधा डायरेक्ट इसको करवा देता। बट
हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखना, इस टाइप की रिएक्शंस के अंदर बहुत कुछ चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, एन फैक्टर से रिलेटेड, दूसरा रिएक्शन को बैलेंस करने से रिलेटेड। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप इनके सब में क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे आएगा प्लस का 3, यहाँ पे आएगा माइनस का 2, यहाँ पे आप निकालोगे तो प्लस का 5 आएगा, और यहाँ पे आप लोग निकालोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, प्लस का 5 ही आएगा, और यहाँ पे आप लोग प्लस का 5 और यहाँ पे आप लोग निकालोगे प्लस का 6 आएगा, और यहाँ पे आप निकालोगे तो प्लस का 2 आएगा। यह ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को निकालना आना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, आप यहाँ पे देखो आर्सेनिक का भी चेंज हो रहा है, +3 से +5 जा रहा है। सल्फर किस में जा रहा है, -2 से +6 में जा रहा है। जब एक ही कंपाउंड में दोनों ऑक्सीडेशन नंबर जो है, दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, तब उस केस में आप लोगों को क्या करना है, एन फैक्टर कैसे निकलेगा। एन फैक्टर पहले आप लोग इन सबका इंडिविजुअल एन फैक्टर निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, वो कंप्लीट उस कंपाउंड का एन फैक्टर होगा। बताता हूँ किस तरीके से। पहले तो आप आर्सेनिक का चेक करो, इसका चेंज कितना आएगा। देखो +3 से +5 में जा रहा है, तो चेंज आएगा 2 का। एन फैक्टर कितना आ गया, एन फैक्टर हमारे पास में आएगा 4, क्योंकि 2 × 2 4। सल्फर का अगर हम चेंज निकालेंगे तो बताओ चेंज कितना आएगा। चेंज आएगा हमारे पास में -2 से +6 जा रहा है, तो 4 का चेंज आएगा। 4 का चेंज नहीं है, 8 का चेंज आएगा, क्योंकि -2 से +6 जा रहा है। तो बताओ एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर आएगा 3 × 8, तो ये आएगा 24, और दोनों को ऐड करेंगे, हाँ तो ये आ जाएगा 28। इस तरीके से हमारे पास में जो है कितना आ गया बताओ, इसका आर्सेनिक का 28 आ गया, ठीक है। तो ये 24, 8 × 3 करेंगे तो 24 आएगा, और ये हमारे पास में कितना आ गया, 4 आ गया, 28 इसका एन फैक्टर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं HNO3 के लिए। तो HNO3 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें चेंज कितना आएगा, चेंज आएगा +5 से कितना जा रहा है, +2 जा रहा है, तो 3 का चेंज आएगा। एक ही है तो एन फैक्टर में कितना आएगा, 1, मतलब 3 आ गया। तो बस चेंज कर दो आप लोग, तो और कुछ नहीं करना। अब मैं इसमें आपको देखो, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 28 आएगा, बस यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आर्सेनिक कितना है, 6 हो गया आर्सेनिक, यहाँ पे भी आर्सेनिक कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, इसके आगे 6 लगा देंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे भी हमें कितना करना पड़ेगा, 28 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हम लोगों ने 28 कर दी। सल्फर की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए सल्फर कितना होगा, यहाँ पे 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। इस तरीके से ये जो है रिएक्शन बैलेंस हो गई है, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है कंप्लीटली। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये काम मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना। आप लोग को इधर हाइड्रोजन चेक करना है, इधर हाइड्रोजन चेक करना है। अगर दोनों बराबर है तो बढ़िया बात है। इधर आपको ऑक्सीजन चेक करना है, इधर आपको ऑक्सीजन चेक करना है, ठीक। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। तो आप लोग वाटर ऐड करके कितना आपको मॉलिक्यूल वाटर को ऐड करना पड़ेगा वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। इस साइड कितने वाटर ऐड करें, इस साइड कितने वाटर ऐड करें, तब जाकर के ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस होगी। इस रिएक्शन को इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। सारी बात समझ में, तो आई होप आप लोग ये कर लेंगे, ठीक है। चलो पहले आप लोग इसको इतने को कॉपी करो, फिर हम लोग देखते हैं कि आप लोग इसको कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। चलो मैं ही बता दूंगा आपको। अच्छा, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि इसका आंसर ये है, राइट। फिर हम लोग देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सही आंसर दे पाते हैं, कि कितना किस तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। आप इसको कॉपी करो। चलो हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। बस आपको सिंपली देखो, हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 28 है, हाँ यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 28 हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे आप हाइड्रोजन चेक करोगे तो ये 18 हो गए और ये 18 हो गए, तो 36 हाइड्रोजन इस साइड है, इस साइड भी हमें 36 हाइड्रोजन लाने। चलो हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। 28 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 9 × 4 28 यहाँ पे हो गए, है ना। तो 28 और फिर यहाँ पे हो गए 24, तो कुछ 88 करके हमारे पास में यहाँ पे आ जाएंगे ऑक्सीजन। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो गए 28 × 3, तो ये तो बहुत ज्यादा चले जाए। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे 84 के आसपास, 8 3 24, ठीक, तो 84 के आसपास है। तो देखना ध्यान से,
84 हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे है और 88 ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप उस साइड क्या कर दो, वाटर ऐड कर दो। कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, 4H2 ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप 4H2 ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है उस साइड वाटर को ऐड कर दो। ये सिंपल मेथड था, शायद आपको पता होगा, आप लोगों ने किया भी होगा। मैं ऐसे भरोसे था कि आप लोगों को पता होगा ये मेथड, क्योंकि लॉन्ग मेथड के अंदर हम लोग ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने आपके ऊपर छोड़ा था, फिर कोई नहीं, मैंने आपको खुद करवा दिया कि यहाँ पे 84 है तो हम लोग ने 4 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, सॉरी हाइड्रोजन के H2 मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, तो 84 प्लस कितने हो गए 4, तो कितने हो गए 88 हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास में हो गए पूरे के पूरे। हाइड्रोजन कितने थे, देखो 8 हाइड्रोजन बाकी थे, तो 8 हाइड्रोजन पूरे कर दिए हम लोगों ने यहाँ पे। तो बराबर यहाँ पर भी हाइड्रोजन बराबर होगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बराबर होगी। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। आधी बात समझ में। अब देखो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कुछ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस भी होती है। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से बैलेंस करते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला आप लोग इसको कॉपी करो, ये किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2 को यूज करते हैं, तो आप लोग नोट बना के लिख लेना, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन H2 ऐड करना होता है जिस साइड ऑक्सीजन कम, राइट। तो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग देखते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ओके, आप इसको कॉपी करें। तो हम बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन को किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, एक ही कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होता है। उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं। अगर आप डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन को उल्टी साइड से देखेंगे वो आपको सिंपल रिडक्स लगेगी। देखें ध्यान से, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो यहाँ से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन में ये डिफरेंस होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जबकि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होता है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपको इस टाइप की रिएक्शन दे दे तो आपको ITUS मेथड जो होता है वो प्रोडक्ट की साइड से लगाना होता है, ना कि रिएक्टेंट की साइड। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की साइड ही आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तभी जाकर के आप वहां पर ITUS लगा सकते हो। नहीं तो आप लोग देखो यहाँ से किसके ऊपर ITUS लगाओगे, क्योंकि एक ही अब आपके पास में रिएक्टेंट है ना। तो इसलिए हमेशा क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट की साइड से लगाएंगे। तो बस सिंपल आप लोग क्या कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 दे रखा है पहले से, और यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये आएगा लगभग +5, ठीक है। क्योंकि देखो ये हो गए हमारे पास में 6, तो ये -6 इधर आएगा, उधर जाकर के +6 होगा, उधर माइनस का एक और है, +6 -1 है, तो उसको कितना हो जाएगा +5। तो इस तरीके से यहाँ पे +5 आ गया। यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना आ गया, इसका एन फैक्टर 5 आ गया, और इसका एन फैक्टर कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका एन फैक्टर आप लोग यहाँ पे पुट कर दो, और इसका एन फैक्टर आप लोग यहाँ पुट कर दो। तो इस तरीके से ये जो है रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्योंकि देखो ये प्लस से 0 जा रहा है और ये माइनस से 0 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कितना आएगा, यहाँ पे चेंज 1 आएगा, और यहाँ पे चेंज कितना आएगा, यहाँ पे भी चेंज +5 आएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन में ध्यान देने की बात ये है कि हम लोगों ने आइट को बैलेंस कर दिया आयोडीन को, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अभी तक बैलेंस हुआ नहीं। आप लोग अगर यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास में कितने हैं, 3 हैं, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर 3H2 ऐड कर देंगे। तो जैसे हम लोग 3H2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो हम लोग यहाँ पे 6H+ ऐड कर देंगे। अब ध्यान रखना, जब प्रोडक्ट की साइड में H+ आ जाता है तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर देते हैं, उतने ही OH- को ऐड कर देते हैं। जब प्रोडक्ट की साइड H+ आते हैं तो उतने ही H+ आप दोनों साइड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी 6OH- ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी 6OH- ऐड कर देंगे। होगा क्या इससे, होगा देखो ये दोनों क्या कर लेंगे, ये दोनों 6H2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3H2 और यहाँ से 6H2 कट जाएगा, यहाँ पे 3H2 बचेगा। जो फाइनल रिएक्शन रहेगी वो रहेगी I2 + 6OH- gives 5I-, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, आपने आयोडीन को तो बैलेंस करा ही है ना। देखो आयोडीन यहाँ पे 5 है और 1 + 6 है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास में 5I- + IO3-, और यहाँ पे आएगा +3H2। इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन बैलेंस हो जाती है।
ये एकदम सिंपल सा मेथड है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन को बैलेंस करने का। अगर कभी भी आपके पास में इस टाइप की रिएक्शन आ जाए जिसके अंदर यहाँ पर कुछ रिएक्टेंट्स को बैलेंस नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग आईटीओएस मेथड कहाँ से कहाँ अप्लाई करते हैं। हम लोग रिएक्टेंट की साइड से आईटीओएस मेथड अप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट की साइड से आईटीओएस मेथड अप्लाई करते हैं। सारी बात समझ में? तो ये सिंपल सा मेथड है। अब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो। जैसे जैसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, आपके पास में अलग अलग वैरायटी के रिएक्शंस आएंगे और आप लोग इसके अंदर और डीप के अंदर इसको इजीली समझ सकते हो, राइट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग, खाली ये देख के बैठ जाएंगे कि हम लोग ने आईटीएस मेथड देख लिया, हम लोग कुछ भी रिएक्शन कर सकते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। हमें प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए मैं आपको कुछ 4 रिएक्शन दे रहा हूँ। ये टोटल 4 रिएक्शन आप लोग सॉल्व करना पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। और आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग का सॉल्यूशन भी भेज सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो कि ये सॉल्यूशन आता है, राइट। आपको इंस्टाग्राम आईडी जो है वो नीचे दे रही होगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जा करके मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, जो हमारी प्रोटॉन द केमिस्ट्री की ऑफिशियल आईडी है, और वहाँ पर आप अपना सॉल्यूशन भेज सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको कुछ 4 रिएक्शन देता हूँ, आप लोग उनको घर पे सॉल्व करना और देखना कि आईटीओएस मेथड आपको समझ में आया या नहीं आया, या इस पर और ज्यादा वर्क करने को आपको करना पड़ेगा इसके ऊपर, राइट। आप इसको नोट करें, ओके। सो हमारे पास में देखिए टोटल 4 रिएक्शन है। इन 4 रिएक्शन को आप लोग सॉल्व करना आईटीओएस मेथड लगा करके। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, कुछ हमारे पास में मैंने आपको स्पेशल केस दिए हैं जो कि अभी हम लोगों ने डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में देखा था किस तरीके से बैलेंस करते हैं, उसी के बेसिस पर है ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन स्पेशल केस में आती है। और इन तीनों रिएक्शन में आप लोग आईटीओएस हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाएंगे, इस साइड से आईटीओएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस साइड से आईटीओएस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में आपको हिंट दे रहा हूँ कि आईटीओएस मेथड आप लोग को क्या लगाना है, प्रोडक्ट की साइड से लगाना है, और इस रिएक्शन में आपको आईटीओएस प्रोडक्ट की साइड से नहीं लगाना है, ठीक है। और दूसरा, इन सभी रिएक्शंस में या फिर किसी एक रिएक्शन में आपको वाटर को ऐड करना पड़ेगा या फिर H+ को ऐड करना पड़ेगा, है ना, बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो वो ध्यान रखना, थोड़े स्पेशल केस है, आप लोग खुद से ट्राई करना। नहीं होते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा कनेक्टेड रहना आप लोग इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से, ठीक है। अगर आपको अच्छे से रेडॉक्स रिएक्शन को सीखना है, किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं, और भी अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो आप लोग हमसे कनेक्टेड रहें इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू, राइट। सो ये आप लोग ट्राई करना, आई होप आप लोग इनको ट्राई करेंगे एंड आप लोग अपना सॉल्यूशन भी भेजेंगे, मैं आपके सॉल्यूशंस का वेट करूंगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो जो आईटीओएस मेथड है वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम एक नए कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, और कुछ टाइम बाद हम लोग, मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा, हम लोग एक ऐसी सीरीज लेकर के आए हैं जो कि हम एक पूरी की पूरी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हूँ, एक टॉपिक पर बेस्ड हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि या तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ें या फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपीज को पढ़ें, ठीक है। तो वो देखेंगे, उसमें टाइम लगेगा अभी टोटल, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ें या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ें, दोनों में से एक टॉपिक पर आपको एक सीरीज मिलेगी बहुत जल्दी। तो जो लोग भी इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई सीरीज देखना चाहते हैं हमारे वीडियो पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी ट्राई करें कि 4000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाए। फिर 5000 का हम लोग एक टारगेट रख रहे हैं कि 5000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग इसको कॉपी करें पहले।